नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। और देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण के सूत्र। क्वेश्चंस की क्लास रहने वाली है। टॉपिक है शिक्षण के सूत्र। तो चलिए फिर देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत, क्योंकि यह आवश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो देखिए, एक कक्षा में अलग अलग समाज से आए हुए बच्चे पढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, कोई गरीब कोई अमीर। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होती है, सभी की जो है मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज अलग अलग है। इस प्रकार की एक कक्षा है जिसमें बच्चे कैसे हैं, अलग अलग समाज से आए हुए बच्चे हैं। कोई गरीब परिवार का है, कोई अमीर परिवार का है। सभी की जो है परंपराएं अलग अलग हो सकती है। तो बच्चे क्या सीखते हैं? विद्यार्थियों के जो अधिगम अनुभव है, ऐसी कक्षा बच्चों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। तो यह कथन क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो देखिए, जब अलग अलग समाज के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ने के साथ साथ वो उनसे एक दूसरे से जो है अंतःक्रिया के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो ध्यान रखिए, बच्चे जो है अपने साथियों से अनेक प्रकार के कौशल सीखते हैं। साथ क्रिया करने से, साथ पढ़ने से, एक साथ अंतःक्रिया करके बालक क्या सीखते हैं? अनेक प्रकार के कौशल सीखते हैं, एक दूसरे से ज्ञान अर्जन करते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे। बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। तो बात किसकी हो रही है? व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात हो रही है। और ये हम सभी को मालूम है कि प्रत्येक बच्चा जो है या फिर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। अलग अलग जो है उनके तौर तरीके होते हैं सोचने के, उनकी बुद्धि भिन्न होती है, उनके जो है कार्य करने की क्षमताएं, योग्यताएं भिन्न होती है, रुचियां भिन्न होती है, पसंद नापसंद उनकी भिन्न होती है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, बच्चों से बातचीत करें। सबसे पहले एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वे अपनी कक्षा के बच्चों की जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझे, उनसे बातचीत करे और उनके जो दृष्टिकोण है उनको महत्व दे। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? सी रहेगा। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यह जो है हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। तो बात किसकी हो रही है? जो सह शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें जो कार्य किए जाते हैं। सह शैक्षणिक क्षेत्र का मतलब कि शिक्षा से अलग, जो शिक्षण में जो बच्चों को जो है पढ़ाई की कराई जाती है, उनसे अलग जो खेल खिलाए जाते हैं, साथ में ही कला की क्लासें लगती है, संगीत की क्लासें लगती है, डांस की क्लासें लगती है, खेल कूद जो है बच्चों को खिलाए जाते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? सह शैक्षणिक गतिविधि कहेंगे। इसमें जो इस क्षेत्र में जो कार्य किया जाता है वो जो बालकों के शैक्षणिक क्षेत्रों के स्तर को बढ़ाने में किस औचित्य स्थापन के आधार पर ये किया जाता है, यानी कि जो सह शैक्षणिक गतिविधियां है ये किस प्रकार से शैक्षणिक क्षेत्रों के स्तर को जो है बढ़ाती है। तो देखिए, यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। हो सकता है कोई बालक पढ़ाई में अच्छा हो और कोई बालक खेलकूद में अच्छा हो। तो मानकर चलिए, एक जो बालक है, ए नाम का जो बालक है, वो
खेल कूद में अच्छा है, उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो वो क्या खेल कूद में अच्छा है और वो क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट का वो कप्तान है, नेतृत्व के गुण उसके अंदर है। तो जब वो क्रिकेट खेलता है, अच्छा खेल रहा है, तो शिक्षक क्या करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे कि आप किस रणनीति से जो है वो खेल खेल रहे हैं, अपनी टीम को हमेशा जिताते हैं। तो शिक्षक तारीफ करेंगे, उसको समझाएंगे कि अगर इसी रणनीति के साथ अपनी आप पढ़ाई भी करें तो उसमें भी जो है आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो बालक क्या करेगा, पढ़ाई में भी क्या दिखाएगा, रुचि दिखाने लग जाएगा, क्योंकि बालक का क्या बढ़ गया है, आत्मविश्वास बढ़ गया है। जब एक शिक्षक ने उसको समझाया, तारीफ की उसकी, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा। अब बालक जो है पढ़ाई में भी रुचि दिखा रहा है और वो अच्छा जो है अपने क्षेत्र में जो है स्तर को अपने ऊपर बढ़ाता है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी अपने स्तर को ऊपर की ओर विकसित करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। जो शैक्षणिक क्षेत्र के जो कार्य होते हैं, जैसे कि खेल कूद, संगीत, डांस, जैसे कि खेल कूद हो गया, डांस हो गया, संगीत हो गया, और भी जो क्रिएटिविटी बच्चों को कराई जाती है कलात्मक क्षेत्र में, वो किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सहायक होती है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो है संतुष्ट करती है। आंसर रहेगा बी। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का जो है सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर पर पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और विद्यार्थियों के सीखने के अनेक अवसर जो है उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको लिए विशेष विद्यालय उनको भेजना। तो बात किसकी हो रही है, शिक्षार्थी की, यानी कि बालकों की, बच्चों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है उनको संबोधित करने के लिए एक विद्यालय जो है किस प्रकार का कार्य करना चाहिए विद्यालय को। तो सबसे पहले तो विद्यालय के लिए क्या आवश्यक है कि जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझे और साथ में ही क्या करे, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का निर्माण करे, पालन करे। तो देखिए केंद्र में किसको रखना है, बालक को रखना है, बच्चे को रखना है। तो बच्चे को ध्यान में रखते ही क्या करे, पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए और विद्यार्थियों को जो है सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा बी। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए क्या देकर, पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को क्या करके प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो है संबंधित करके। तो देखिए बात किसकी हो रही है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों की बात हो रही है कि अपने अधिगम को शिक्षिका जो है कैसे प्रभावी बना सकती है। तो देखिए छोटे बच्चों की बात हो रही है, प्राथमिक कक्षाओं के बालक है। यहाँ पर जो बालक है वो अपने वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे कि आप बालक को जोड़ना सिखा रहे हैं, तो आपने कहा बेटा आपके पास 2 टॉफ़ी है और आपको जो है 4 टॉफ़ी आपके दोस्त ने दी, तो अब आपके पास कितनी टॉफियां हो गई या कितनी चॉकलेट हो गई। तो बालक तुरंत बताएगा 6 चॉकलेट हो गई है मैम। यानी कि जो वास्तविक जीवन की जो चीज़ें हैं, जो उदाहरण है, उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो वो जल्दी सीख जाएंगे। तो ध्यान रखें, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से के साथ संबोधित करके, यानी कि जो भी विषय वस्तु है जो बच्चे को पढ़ाई जा रही है, विद्यार्थियों के जीवन के साथ उसको जोड़कर पढ़ाया जाए। तो आंसर रहेगा डी। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं हो। तो देखिए बालक खेल के माध्यम से सीखते हैं, खेल शामिल नहीं हो ऐसा नहीं होगा। प्रतिबंधित परिवेश, यानी कि अधिगम का परिवेश कैसा हो, प्रतिबंधित हो, ऐसा नहीं हो सकता, तब तो बालक अधिगम कर ही नहीं पाएंगे। बच्चों को सिर्फ एक कोने में बैठाने से बालक नहीं सीखते हैं। तो बच्चों के लिए क्या करना, हस्तपरक गतिविधियों का निर्माण करना। बाल केंद्रित जो है शिक्षा की बात हो रही है, यानी कि केंद्र में किसको रखना है, बालक को रखना है।
और बालक की रुचि को ध्यान में रखते हुए, उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए, उसकी आयु को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियों का निर्माण करना है जिसको वे स्वयं करके सीखे। सक्रिय रूप से उसमें भाग ले, सक्रिय होकर उसमें जो है भाग ले। तो हस्तपरक गतिविधियां यानी कि हाथ से किसी भी चीज का बालक स्वयं निर्माण करे, तो इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों से कराई जाए। तो आंसर रहेगा ए। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। तो देखिए बात किसकी हो रही है कि शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब होता है। तो विद्यार्थी की रुचि भी यहाँ पर सही रहेगा, लेकिन पूछा क्या है कि सबसे अधिक प्रभावी कब होता है। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक प्रभावी कब होगा, जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप जो है शिक्षा दी जाए, यानी कि बालक के बुद्धि को ध्यान में रखते हुए, उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए क्या दी जाए, उसको शिक्षा दी जाए, तभी जो है शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होगा। आंसर रहेगा यहाँ पर सी। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का शिक्षक को जो है कार्य करना चाहिए, प्रगतिशील भूमिका में कार्य करना चाहिए, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, या फिर प्रभावशाली भूमिका में। तो देखिए आज की जो शिक्षा है उसमें शिक्षक का जो कार्य है वो किस रूप में होता है, एक सहायक के रूप में होता है, एक निर्देशक के रूप में जो है शिक्षक कार्य करता है। सॉरी, प्रजातांत्रिक भूमिका में जो है शिक्षक को कार्य करना चाहिए, यानी कि बालकों के लिए एक ऐसा वातावरण शिक्षक जो है तैयार करे जहां पर बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रख सके, शिक्षकों से जो है प्रश्न पूछ सके, अपने विचारों को रख सके, शिक्षकों से प्रश्न पूछ सके। इस प्रकार का जो है वातावरण शिक्षक को तैयार करना चाहिए। और शिक्षक का कार्य है शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना, सुगम बनाना। तो शिक्षक की भूमिका सहायक के रूप में होनी चाहिए। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, शामपट को साफ करना चाहिए, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए शिक्षण कार्य की बात हो रही है कि पूर्व, उससे प्रारंभ करने से पहले क्या करना चाहिए एक शिक्षक को। तो ध्यान रखिए छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना, हमने क्या पढ़ा था, तत्परता का नियम पढ़ा था, जो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। इनके 3 मुख्य नियम में से एक हमने पढ़ा तत्परता का नियम, यानी कि बालक सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है या नहीं। अगर बालक मानसिक शारीरिक रूप से पूरी तरीके से सीखने के लिए तैयार है तो ही जो है शिक्षण हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो शिक्षक का कार्य क्या है कि बालक को मानसिक रूप से पहले तैयार करे, विषय वस्तु की ओर बालक का ध्यान जो है आकर्षित करे, रुचि पैदा करे, उसको जो बालकों की रुचि है विषय वस्तु में वो जो है पैदा करे। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित, या फिर शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि जो शिक्षा है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। केंद्र में कौन होना चाहिए, शिक्षा के छात्र होना चाहिए। तो अनुदेशन भी कैसा रहेगा, छात्र केंद्रित होगा। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, सी। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से जो है पढ़ाया जाए। तो बालक कब जो है सबसे अधिक सीखता है। तो हमने क्या कहा, बालक करके सीखता है, करके सीखता है, सक्रिय रूप से,
क्रिया करके सीखता है, यानी कि सक्रिय रहकर सीखता है, स्वयं जो है करके सीखता है, अनुभव द्वारा सीखता है, स्वयं किसी चीज का अनुभव करके सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। तो आंसर क्या रहेगा? क्रिया विधि, यानी कि बालक क्रिया करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है, अनुभव करके सीखता है। तो आंसर रहेगा डी। कक्ष में शिक्षक जो है प्रयास करता है छात्रों को अनुभव प्रदान सॉरी छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, या फिर उपयुक्त सभी। तो कक्ष में जो एक शिक्षक के प्रयास होते हैं वो क्या होते हैं कि छात्र कैसे सीखे, अनुभव के द्वारा सीखे, स्वयं किसी कार्य को करके सीखे। तो एक शिक्षक क्या करता है? अनुभव प्रदान करने का प्रयास करता है छात्रों को चिंतन का अवसर देता है, बिल्कुल सोचने का, चिंतन करने का अवसर देता है, क्योंकि चिंतन करने से जब बालक स्वयं चिंतन करेगा तो उसकी समझ का विकास होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक जो शिक्षक है उसका कार्य क्या होता है कि छात्रों के लिए चिंतन के अवसर दे छात्रों को। तो ये भी सही रहेगा। छात्रों को जो है सहायक अधिगम वातावरण देना। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षक की भूमिका कैसी है? सहायक की है, निर्देशक की है, मार्गदर्शक की है। तो छात्रों के लिए सहायक अधिगम वातावरण उपलब्ध कराना इनका कार्य है। तो सारे ही ये कार्य शिक्षक जो है इन कार्यों को करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। आंसर रहेगा हमारा डी। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दी जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने के लिए केंद्रीय भूमिका निभाए, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण कैसे अधिक प्रभावी हो सकता है? जब छात्र किसी कार्य को स्वयं करे, स्वयं जो है उसका अनुभव करे, किसी गतिविधि में स्वयं भाग ले। तो छात्रों को स्वयं कार्य करने के क्या स्वतंत्रता दी जाए। आंसर हमारा क्या रहेगा? डी। क्योंकि हमने पढ़ा बालक कैसे सीखते हैं, ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं, स्वयं क्रिया करके सीखते हैं। तो आंसर रहेगा ए। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, या फिर स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो हम बात कर चुके हैं कि बालक के लिए, बच्चों के लिए सबसे बेहतर क्या है? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, यानी कि कोई कार्य बालक ने स्वयं करके देखा है वो सबसे बेहतर रहेगा। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। हम करके सीखते हैं किसने कहा? डॉक्टर मेस ने, योकम ने, सिम्पसन ने, या फिर कोलसैनिक ने। तो देखिए, सिम्पसन ने एक जो है प्रयोग किया जिसमें इन्होंने देखा कि बालक जब किसी भी कार्य में खुद अनुभव करते हैं, खुद किसी कार्य को करते हैं तो सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि हम जो है करके सीखते हैं, सक्रिय रूप से किसी भी क्रिया में भाग लेकर सीखते हैं। तो ये कथन किसका है? सिम्पसन का है, हम करके सीखते हैं। आंसर रहेगा सी। कौन सा सीखना स्थायी होता है? रट कर सीखना, सुनकर, देखकर, या फिर समझकर। तो देखिए, जो सीखना है वो सबसे बेहतर कौन सा होता है, यानी कि लंबे टाइम तक जो है याद रहता है, स्थायी रहता है, उसको जल्दी से भूलते नहीं है। तो वो रहेगा हमारा समझकर सीखना। जब किसी भी चीज को हम खुद समझकर सीखते हैं तो वो ज्ञान हमारा स्थायी ज्ञान होता है। तो आंसर हमारा रहेगा सी। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी जो है विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे। तो देखिए, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना होगा कि बालकों को जो है स्वयं जो है अनुभव करने के, सीखने के अवसर देने होंगे। तो आंसर हमारा क्या रहेगा कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। आंसर रहेगा डी। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है?
शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। देखिए, छात्रों की सही कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए क्या की जा रही है? प्रशंसा की जा रही है, तारीफ की जा रही है, और शब्द क्या है? ठीक, शाबाश, अरे वाह, बहुत अच्छा। यह कहना क्या होगा? बालकों के लिए एक सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन होगा। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। तो देखिए, ये थी हमारी क्वेश्चंस की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास आपको पसंद आए तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।